पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क पर खुदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सिल पसंद था। उसकी मलिका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, जहानत और अच्छे अखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह खुदा दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर उनमें मनसार नामी वजीर अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से उसके बहुत करीब था और वो उस पर बहुत एतमाद करता था। उस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने उस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उसका महल भी अपने महल के बराबर में ही तामीर करवाया था। वजीर मनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी अनम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाह खुदा दोस्त ने उसकी तालीम व तरबियत का इंतजाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर इसातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीरंदाजी का फन भी सीखते थे। शाह खुदा दोस्त उससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलिका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से इसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनम, तो इसे तो खुशबख्त बचपन ही से बहुत अच्छा लगता था। शाह खुदा दोस्त का मुल्क जिस पर वो हुकूमत करता था, नहायत छोटा सा था। उसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव थे। उसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। उसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो नहायत जालिम और लालची इंसान था और इसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। उस शौक को पूरा करने के लिए उसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का माल व दौलत लूट कर चली जाते और उस लूट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते। जब उन छोटे छोटे मलकों में किसानों की फसलें तैयार हो जाते और वो उन्हें काट काट कर जमा कर रहे होते ताकि उन्हें फरोख्त करके पैसे कमाएं, तो शाह बहराम की फौजी हला बोल कर सारा अनाज अपने साथ ले जाते और बेचारे कमजोर और निहत्थे किसान मुंह देखते रह जाते। उनका बकिया पूरा साल नहायत गरबत और परेशानी में गुजरता। उन छोटी रियासतों की फौजी उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थी, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। उस बात से शाह खुदा दोस्त बहुत परेशान था। इसे उस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जान व माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा कि इसे उस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाह छोड़ देगा। उस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्त व ताज से दस्तबरदार हो जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को उसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या करे। जब उसकी समझ में उलझे हुए मसले का कोई हिल न आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मुशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने उस बात का तज़किरा किया और उससे हिल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, पर बिल्कुल फिक्र न करे, मैं महल जाकर बादशाह सलामत से उस सिलसिले में बात करूंगा। वजीर ये सुनकर मुतमईन हो गया। इसे अपने बेटे की जहानत पर पूरा भरोसा था और आसे उम्मीद थी कि वो बादशाह को उसके इरादे से बाज रखने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह के उस फैसले का इल्म मलिका और उसकी बेटी शहजादी अनम को भी हो गया था और वो दोनों भी बहुत फिक्रमंद थी। शाम को जब वजीर ज़्यादा खुशबख्त शहजादी अनम के पास महल आया तो वह अपने बाप के साथ बाग में चाल कदमी कर रही थी। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त उसके करीब आया और हाथ बांध कर नहायत अदब से बोला, जहां पना, मुझे अपने वालिद साहब की जबानी आपकी परेशानी का इल्म हो गया है। मैं इसी सिलसिले में आपस से बात करने के लिए हाजिर हवा हूँ। उस परेशानी का हर्ज ये हिल नहीं कि आप बददिल होकर तख्त व ताज छोड़ दे। अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे मुकाबला करें? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है। उसकी फौज भी बहुत ज्यादा है। वो लोग जब चाहते हैं हमारे मुल्क पर हल्ला बोल कर हमारे लोगों को अपने जुल्म व सत्तम का निशाना बनाकर और उनका माल इसबाब लूट कर चलते बनते हैं। हमारी फौज बहुत कम है। एक हद तक तो उनका मुकाबला करती है, फिर पसपा हवज जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी राया को उनके जुल्म व सत्तम से नहीं बचा सकते। बादशाह ने अदासी से कहा। इसकी बात सुनकर शहजादी अनम भी मखमूम नजर आने लगी।
जहां पना आपके शिकवे में ही उस मुसीबत का हिल मौजूद है। खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा, अगर आपकी फौज तादाद में कम है तो उसका वाहिद हिल ये है कि फौज की तादाद ज्यादा कर ली जाए ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर उसने आहिस्तगी से कहा, हम फौज की तादाद बढ़ा तो ले मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। सारा अनाज और दूसरी चीजें तो दुश्मन मुल्क की फौजी लूट कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में मसूल भी नहीं जमा करा सकते। शाही खजाना तो भरता ही उन मसूलात से है जो राया हुकूमत को देती है। हम उन सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, उनके लिए जंगी साज व सामान कहाँ से आएगा। खजाना तो खाली पड़ा है, उसमें चंद लाख अशरफियां बाकी रह गई हैं। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। जहां पना ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। खुशबख्त ने बड़े यन से कहा, मेरे जहन में एक मंसूबा है, उस पर अमल करके हम अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपने उस मंसूबे पर अमल पेरा हो सकूं। उसके अलावा मुझे 1 लाख अशरफियां भी दरकार होंगी, उनका इंतजाम शाही खजाने से करना होगा। उसकी बात सुनकर बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगे। शहजादी अनम भी खुश नजर आने लगी। इसे यकीन था कि खुशबख्त उस मसले को हिल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि उस सिलसिले में जो कुछ भी करना चाहते हो करो। हम उस बात से बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मुश्किल को महसूस करके हमारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी अक्ल और दानिशमंदी से उम्मीद है कि हम और हमारा मुल्क उस मुश्किल से नकुल जाएगा। हम शाही खजांची को भी हुक्म दे देंगे कि 1 लाख अशरफियां तुम्हारे हवाले कर दे। शाह खुदा दोस्त ने कहा। फिर उसने इसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया जिसमें हुक्म दिया गया था कि हुकूमत के तमाम लोग खुशबख्त के हुकामात पर अमल करें और इसे जिस किस्म की भी मदद दरकार हो इसे मुहैया करें। ये खबर हर तरफ फैल गई थी। वजीर बहुत खुश था कि बादशाह सलामत ने उसके बेटे को एक अहम काम करने के लिए मंतखब कर लिया है। अगले रोज खुशबख्त को 1 लाख अशरफियां मिल गईं। उसने शाही हरकारों के जरिए मुल्क भर के तमाम आहनगरों यानी लोहारों को तलब कर लिया। ये सब लोग धातों को भुट्टियों में पिघलाकर मुख्तलिफ अशिया बनाने में माहिर थे। उसका हुक्म मिलते ही चंद दिनों में मुल्क भर के तमाम लोहार और उनके साथ काम करने वाले मजदूर हाजिर हो गए। उस दौरान खुशबख्त ने महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ी जगह पर उनके रहने सहने के लिए खैमे लगवा दिए। उसने इसी जगह लोहे और दूसरी धातों को फैलाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी भुट्टियां भी लगवा दी थी। जब सब लोहार और उनके कारीगर वहां पर जमा हो गए तो खुशबख्त ने उनसे कहा, आज से आप सब लोग शाही आहनगर ही, आपको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी मगर सब लोगों को 24 घंटे इसी जगह रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजी आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल इसबाब और अनाज लूट लेती हैं। यहाँ से वो लोग हमारे नौजवानों को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। अगर यही सूरतहाल बरकरार रही तो एक रोज वो हमारे मुल्क पर कब्जा करके हम सबको भी अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बड़ी होती है, किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर तरक्की नहीं करते। उन्हें पढ़ने लिखने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं होती। आजाद मुल्क के आजाद लोग ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी फौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बड़ी नजर न डाल सके और हम और हमारे घर वाले उनके जुल्म व सत्तम से महफूज रह सकें। हमारे मुल्क का हर फर्दायक सिपाही होगा मगर उसके लिए हमें जंगी साज व सामान की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम ये है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबख्त की बात उन सब की समझ में आ गई थी। वहां आए हुए तमाम लोहारों और मजदूरों ने अहद किया कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए जी जान से काम करेंगे। उन्होंने अपना कहाकिर दिखाया और चंद ही महीनों में उन्होंने दिन रात काम करके चमकती दुमकती तलवारों, खंजरों, नेजों, तेरों और जरा बख्तरों के ढेर लगा दिए। जब ये सारा सामान एक बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो खुशबख्त ने एक दूसरा हुक्म नाम जारी कर दिया कि मुल्क का हर वो नौजवान जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है अपना नाम आकर शाही रजाकार सिपाहियों में लिखवाए। ऐसे तमाम लोगों को जिनकी तरबीत दी जाएगी और उन्हें शमशीर जनी, तीर अंदाजी और घड़सवारी का माहिर बनाया जाएगा। ये तरबीत लेने वाले बाकायदा फौज के मुलाजिम नहीं होंगे मगर जंग होने की सूरत में वो सब रजाकाराना तौर पर शाही फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। उस ऐलान के होते
होते ही पूरे मुल्क में एक जोश व खरोश पैदा हो गया। सब लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल लटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में स्पा सालार और दूसरे जंगी माहरों और फौज के तजर्बाकार सिपाहियों की मदद से उन्हें जंगी तरबीत देना शुरू कर दी। ये तमाम नौजवान दिन में तो मेहनत मजदूरी करते ताकि उनका घर बार चलता रहे और रात का कुछ हिस्सा जंगी तरबीत लेने में गुजारते। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शाही फौज में ऐसे हजारों नौजवानों का इजाफा हो गया जो शमशीर जनी, नेजाबाजी और तीरंदाजी में अपन जवाब नहीं रखते थे। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि शाह बहराम की फौजों ने शाह खुदा दोस्त के मुल्क पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाकर उनके मुल्क की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उस मौके पर उनका बादशाह शाह बहराम भी उनके साथ था। इसे शहजादी अनम के मुतालिक खबरें मिल गई थी कि वो बहुत खूबसूरत और ज़हन है। अब उसका इरादा था कि वो शाह खुदा दोस्त को शिकस्त देकर इसे कत्ल कर देगा और उसके मुल्क पर कब्जा करके शहजादी अनम से शादी कर लेगा। खुशबख्त ने एक काम और भी किया था। उसने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए थे जो हर दुम जालम और मुकार शाह बहराम की फौज पर नजर रखते थे। शाह बहराम के इरादों की खबर उन्हें हुई तो उन्होंने ये इत्तला खुशबख्त तक पहुंचा दी कि दुश्मन ने हमला करने की मंसूबा बंदी कर ली है और उनके मुल्क की जानिब चल पड़े हैं। ये इत्तला मिलते ही खुशबख्त ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। उसकी सारी फौज न सिर्फ तादाद में बहुत ज्यादा बल्कि नहायत मुनज्जम भी हो चुकी थी। दुश्मन को उन तमाम बातों का इल्म ही नहीं था। वो तो यही समझ रहे थे कि उस मुर्तबा फिर वो उन कमजोर लोगों पर हमला करके न सिर्फ उनका माल इसबाब लूट लेंगे बल्कि उनके मुल्क पर कब्जा भी कर लेंगे और उसके बाद शहजादी अनम की शादी उनके बादशाह से हवज जाएगी। वजीर ज़ादा शाह बख्त अपनी फौज की क़यादत कर रहा था और जरा बख्तर पहन कर हाथ में चमकती तलवार लेकर सबसे आगे था। उसके पीछे पहली कतार में हजारों आनी जरा बख्तर पहने सिपाही उसके साथ आ रहे थे। उन सिपाहियों के पीछे तीरंदाज और नेज़े भालों से लीस घड़सवार सिपाही थे। जैसे ही दुश्मन से सामना हुआ, ये सब के सब उन पर पल पड़े। शाह बख्त और उसके सिपाही चूंकि लोहे की जरा बख्तरे पहने हुए थे इसलिए दुश्मन के फौजियों की तलवारों का उन पर कोई असर न हुआ मगर उनकी तेज और चमकती हुई तलवारों ने कुश्तों के पश्ते लगा दिए और दुश्मन के सिपाहियों का तेजी से सिफाया होने लगा। दुश्मन के जो सिपाही घोड़ों पर सवार दूर थे, माहिर तीरंदाज उन पर तीर चलाने लगे। उन तीरंदाजों का निशाना पक्का था जिसकी वजह से कुछ ही देर में दुश्मन के बेशुमार सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गए। लड़ाई को शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दुश्मन की फौज ने पसपाई अख्तियार करना शुरू कर दी। उसके बहुत से सिपाही मारे गए थे। जो बाकी बच गए थे उन्होंने फराड़ा कर अपनी जान बचाने की कोशिश का ये मगर घड़सवार नेज़ेबाज सिपाहियों ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और उनका ताक़ करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनका लालची बादशाह भी गिरफ्तार हो गया था। मैदान जंग की पल पल की खबरें शाह खुदा दोस्त को महल में मिल रही थी। इसे जब ये पता चला कि दुश्मन को शिकस्त हो गई है तो वह बहुत खुश हुआ। इसे खुशबख्त पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था जिसकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से दुश्मन को अबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जंजीरों में जिकड़ा जालम और लालची बादशाह शाह बहराम उसके रूबरू खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे और ये सोच सोच कर उस पर खूब तारी था कि जाने अब उसके साथ क्या सलूक हो। शाह खुदा दोस्त ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और बोला, तुम्हारे लालच और जुल्म ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। अगर तुम लूट मार का बाजार गर्म न करते और अपने उर्द गिर्द के छोटे और कमजोर मलकों से मील मलाप और प्यार मोहब्बत से रहते तो कभी भी उस जिल्द से दो चार न होते। ताकत के निशे ने तुम्हें जालम और मखरूर बना दिया था। जालम और मखरूर लोगों का यही अंजाम होता है। फिर शाह खुदा दोस्त ने शाह बहराम को एक दूर दराज वीरान जजीरे पर चढ़वा दिया जहां पर एक इंसान भी मौजूद नहीं था। उसके बाद उसने उसके मुल्क को भी अपनी मुमलकत में शामिल कर लिया। उस मुल्क के खजाने मासूम लोगों के लूट मार के माल से भरे हुए थे। खुशबख्त के मशूरे पर शाह खुदा दोस्त ने उनमें मौजूद वो तमाम दौलत उन लोगों को वापस कर दी जिन्हें लूट कर शाह बहराम ने उन्हें भरा था। उस कामयाबी पर शाह खुदा दोस्त की राया में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक उस फतह का जश्न मनाया। जालम और लालची शाह बहराम से नजात पाने के बाद अब आस पास के मलकों में रहने वालों को भी कोई डर खौफ न रहा था और वह भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। चंद ही दिनों में शाह खुदा दोस्त के मुल्क में बहुत खुशहाली आ गई।
लोग खुशहाल हुए तो मुख्तलिफ मसूलात की मद में मिलने वाली रकम से शाही खजाने में तेजी से इजाफा होने लगा, जिसे शाह खुदा दोस्त अपनी राया की फलाह व बहबूद पर खर्च करने लगा। वजीर ज़ादा खुशबख्त ने जिन सिपाहियों को फौज में रजाकाराना तौर पर भर्ती किया था, शाह खुदा दोस्त ने न सिर्फ उन्हें अनाम व अकराम से नवाजा बल्कि उन्हें बाकायदा फौज में शामिल करने के हुक्मात जारी करके उनकी बेहतरीन तनख्वाहें भी ऋण कर दे। उस तरह खुशबख्त की अक्लमंदी की वजह से एक जालिम और लालची बादशाह से सबको नजात मिल गई। शाह खुदा दोस्त उससे बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद उसने मलिका से मुशवरा करके शहजादी अनम की शादी खुशबख्त से कर दी और इसे तख्त व ताज सौंप कर खुद यादलही में मसरूफ हो गया। खत्म शद।